नमस्कार दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं। 9 बजे का समय आप सभी लोगों का टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेशन होता है। इसमें मैं नियमित रूप से आप लोगों के लिए नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हो जाता हूँ। इस समय हम लोग जो है दोस्तों नागरिक शास्त्र के विषय से पूछे जाने वाले कुछ कथनों की एक सीरीज को मैं आप लोगों के लिए लेके चल रहा हूँ, जिसमें जितने सारे कथन आज तक आप लोगों से पूछे जा चुके हैं या जिन कथनों के पूछे जाने की संभावना है, उन सभी कथनों को मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है दोस्तों कि यदि इस सीरीज को आप लोग अच्छे से देखते हैं, इसको अच्छे से कथनों को तैयार करते हैं, तो आपको टीजीटी और पीजीटी में पूछे जाने वाले जो स्टेटमेंट है उसको लेके कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, कहीं आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी कथनों के लिए। तो यदि ये सेशन आप सभी को पसंद आ रहा हो, आपके काम का लग रहा हो, तो आप लोग सेशन को लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आप लोगों से सिर्फ एक मेरी डिमांड है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस सेशन को जो है वो शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों तक, जो लोग पॉलिटिकल साइंस विषय से जो है वो अपने टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचाने का आप सभी लोग प्रयास करेंगे। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लोग जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप लोग इंतजार भी कर रहे हैं। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार। अब एक ही बार आप सभी लोग जो है वो सारा अभिवादन ले लीजिए और अब हम लोग जो है सीधे अपने आज के सेशन की तरफ चलेंगे और आज के सेशन के पहले कथन को देखेंगे हम लोग। दोस्तों, आज के सेशन का पहला कथन आप लोगों के सामने आ चुका है। आप सभी लोग कथन को पढ़ेंगे, 30 सेकंड में पढ़ के और अपना उत्तर करने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। चलिए, कथन दिया है, या मेरे लिए बड़ी चिंता है कि इस देश में सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार, दूसरी दक्षता और तीसरे क्रम में अर्थव्यवस्था हो तो इस वातावरण में हम एक ज्यादा सुखी समाज का निर्माण कर सकेंगे। यह कथन किसका है? आप सभी लोगों को उत्तर करना है इसके लिए, और तेजी से उत्तर करना है। जितनी तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे उतनी ही तेजी से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। दोस्तों, तो आप लोग अपना उत्तर तेजी से करते हुए चलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने लाइक और शेयर कर दिया है। बाकी सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चलें, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। या मेरे लिए बड़ी चिंता है कि इस देश में सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार, पहले नंबर पे, कलर चेंज करना पड़ेगा, चलेंगे। पहले नंबर पे क्या है भैया? प्रशासनिक सदाचार है। दूसरी जो है वो दक्षता और तीसरे नंबर पे अर्थव्यवस्था है। तो इस वातावरण में एक ज्यादा सुखी समाज का निर्माण कर सकेंगे, ऐसा मानना है आपके एस राधाकृष्णन का। जो लोग इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न में बी विकल्प के साथ आप लोगों का उत्तर भी आया था। जितने सारे लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, किसके वर्णन में यह कहा गया है कि मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अंदर एक कुलीन तंत्र का निर्माण करते हैं? तेजी से उत्तर करेंगे दोस्तों। किसका निर्माण करते हैं? कुलीन तंत्र का। किसने कहा था इन तीनों लोगों के बारे में? चलें, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, इन चार लोगों के बारे में कुलीन तंत्र की बात किसने कही है? आप लोग उत्तर करेंगे। मॉरिस जोन्स, वीपी मेनन, रिचर्ड सीसन और ग्रैनविल ऑस्टिन आपको विकल्प में दिया हुआ है, किसी एक को चुनिए। तेजी से उत्तर कर दीजिए आप सभी लोग। चलें, गुड इवनिंग प्रिया जी। जी, बहुत ही बढ़िया। इस प्रश्न के लिए आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, तो जो लोग इसमें ग्रैनविल ऑस्टिन की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रैनविल ऑस्टिन महोदय का मानना है
कि मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जो है ये लोग मिलकर संविधान सभा में एक कुलीन तंत्र का निर्माण करते हैं। आप लोग इस प्रश्न में डी विकल्प के साथ यदि जा रहे हैं तो आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है, डी विकल्प के साथ ही आप लोगों को जाना है। अगला स्टेटमेंट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा मेमनों के ऊपर मेमनों से ऊन कतर दिया गया है और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। तेजी से उत्तर करेंगे इसके लिए। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में किसने कहा है मेमनों के ऊन कतर दिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं? नेहरू, अंबेडकर, BN राव या KT शाह? चलेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, तो जो लोग इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में आपके डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है कि मेमनों के ऊन कतर दिए गए हैं। मेमना मतलब भेड़ जो होती है दोस्तों, भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। यदि उनके ऊपर का उनका ऊन या आप उनके जो है बालों को जब कतर दिया जाता है, उनके बालों में हिस्से ही जो है ऊन बनता है, आप सभी को पता है। तो जो आवरण होता है जानवरों के शरीर के ऊपर का, जो उनके बालों का हिस्सा होता है, वो उनके शरीर को प्रोटेक्ट करती है। तो उसी की उपमा को लेते हुए इन्होंने कहा था कि मेमनों के ऊन कतर दिए गए हैं, वे सर्दी की तीव्रता को जो है वो महसूस कर रहे हैं। उत्तर बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा, जो लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी थी? आप सभी लोग उत्तर करेंगे तेजी से अपने इस प्रश्न के लिए। तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? चलेंगे, पुस्तक का भी नाम बताएंगे जिस पुस्तक में इन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। कौन सी पुस्तक है जिसमें कहा गया है? चलें, सब लोग जो है वैलेंटाइन चिरोल की बात कर रहे हैं या वैलेंटाइन सिरोल? मैं कह तो रहा हूं मेमना भेड़ के बच्चों को कहा जाता है, मैंने कुछ और तो नहीं कहा। चलिए, वैलेंटाइन सिरोल, इनकी पुस्तक का नाम बता दें आप सभी लोग दोस्तों एक बार तेजी से। चलें, तो इनकी पुस्तक का नाम यदि आप लोग याद रखना चाहते हैं तो आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं। इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में जो है आपके वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था किसको? भारतीय शांति का जनक आपके तिलक महोदय को। तो उत्तर आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, वैलेंटाइन सिरोल, इनकी पुस्तक का नाम है इंडियन अनरेस्ट। किसको कहा था? आपके बाल गंगाधर तिलक को कहा था। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा है? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी। किसी एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए ठीक है, प्रश्न को समझ जाइए, बस इतना ही काफी है। बकरी के बच्चे को समझिए या भेड़ के बच्चे को समझिए, उद्देश्य बस इतना होना चाहिए कि आप लोग जो है प्रश्न को सही कर लें। रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। चलेंगे, उत्तर करेंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उत्तर करेंगे तेजी से। चलें, तो इस प्रश्न में आप सभी लोग सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं। उत्तर आप सभी लोगों का सुभाष चंद्र बोस के लिए ही सही होगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहुत ही फेमस नारा है। आप लोगों के एग्जाम में ये TGT 2009 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई भी प्रश्न जो स्टेटमेंट खास करके जो आप लोगों से पूछे जा चुके हैं उनको तो बिल्कुल भी आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए। रिपीटेड स्टेटमेंट कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। यदि आप रिपीटेड स्टेटमेंट गलत करते हैं TGT में या PGT में, तो आपके बाहर होने की संभावना जो होती है वो बढ़ती जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वे एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की किले सिद्ध होंगी, या किसने कहा था? उत्तर करेंगे आप लोग तेजी से। चलें,
मेरे ऊपर जो प्रहार किए, लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वे एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीले सिद्ध होंगी। या किसने कहा था? अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या आपके सुभाष चंद्र बोस। चले, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें लाला लाजपत राय की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग लाला लाजपत राय के बारे में पता है, लाठीचार्ज के समय इन्होंने कहा था, पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूं जो सब सोने वालों को जगाता हूं ताकि जाग कर वे मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। यह वक्तव्य था, किसका था दोस्तों? आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। जी, साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज हुआ और उस लाठीचार्ज में ही उनकी जो है दोस्तों उसकी वजह से मृत्यु हो गई थी। तो अब आ जाइए अगले प्रश्न पे। पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूं जो सब सोने वालों को जगाता हूं ताकि जाग कर वे मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। वक्तव्य किसका है? उत्तर तेजी से करेंगे आप सभी लोग। चलें, तो जो लोग इसमें श्रीमती एनी बेसेंट का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। एनी बेसेंट का स्टेटमेंट है दोस्तों, ये आपके टीजीटी माफ करेंगे, ये यूपी पीसीएस में ये पूछा गया स्टेटमेंट है। 2016 के पेपर में संभवतः ये जो है वो स्टेटमेंट पूछा गया था। आप लोगों के टीजीटी में, पीजीटी में भी ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। तो जो लोग इसकी बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। संभवतः एक बार पीजीटी में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसने यह कहा कि वे राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी? तेजी से उत्तर करेंगे। कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, इसकी जानकारी जो है आप लोगों को ज्यादा अच्छे से होगी। जी, जो स्टेटमेंट पढ़ने पे लगता है किसी पुरुष का स्टेटमेंट है, लेकिन वो एनी बेसेंट जी का स्टेटमेंट है। उसमें आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आ जाइए आप लोग। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसने यह कहा कि वे राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी थे? किसके लिए कहा गया है? माफ करेंगे दोस्तों, किसके लिए कहा गया है? आप सभी लोग तेजी से उत्तर कर रहे हैं इस प्रश्न के लिए। जितने सारे लोग बाल गंगाधर तिलक के लिए बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तिलक के लिए कहा गया है कि वह जो है वो राजनीतिक मुद्दों में उग्र उन्मूलनवादी थे जबकि सामाजिक मुद्दों में रूढ़िवादी थे। बी विकल्प के लिए उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, करो या मरो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार भगत सिंह। करो या मरो का नारा किसने दिया है? जी बिल्कुल, ये लाइव स्टडी इलाहाबाद आप सभी का परिवार है, हम सभी इसके अंग हैं। चले, आ जाइए, करो या मरो के लिए उत्तर करिए तेजी से। चलें, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने जो है दोस्तों 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में जो है ये नारा दिया था। तो आप सभी लोग इसमें महात्मा गांधी का चुनाव करेंगे, उत्तर आप सभी का जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस नारे का जो है वो भरपूर प्रयोग हुआ था जो महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में दिया था। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित में से किस उग्रवादी ने कहा कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर टर करेंगे तो हमें अपने प्रयास में कोई सफलता नहीं प्राप्त होगी? चलें, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। यदि हम वर्ष में एक बार टर टर करेंगे तो हमें सफलता नहीं प्राप्त होगी। चलिए, नटखट होना बुरी बात नहीं है लेकिन लापरवाह होना, अपनी नटखट पना दिखाने के चक्कर में प्रश्नों पे आप लोग ध्यान न दें, ये ठीक नहीं है।
यदि सिर्फ नटखट हैं आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे। यदि वर्ष में हम एक बार टर टर करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। जो लोग इसमें बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहे होंगे उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। सिर्फ फॉर्म आ जाने के बाद से, जब फॉर्म आ जाएगा उसके बाद से, या आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाने के बाद से 1 दिन 2 दिन की पढ़ाई में टीजीटी पीजीटी नहीं निकलेगा। ठीक है, आपको साल भर उसके लिए लगातार पढ़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप लोग भी जो है स्टेटमेंट से कुछ सीख लीजिए और नियमित रूप से आप जो है वो तैयारी अपनी जारी रखिए। एग्जाम चाहे जब हो, सफलता तभी आपको मिलेगी जब आप नियमित संघर्ष करेंगे। एक दिन संघर्ष कर लेने से कि महीने में एक दिन बैठ गए और उस दिन 12 घंटा आपने पढ़ दिया, उठा के किताब को चारों तरफ से उलाट दिया, उससे सफलता नहीं मिलनी है। आपको वर्ष भर मेहनत करनी पड़ती है, तब आपको सफलता मिलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। किसने कहा था दोस्तों? अंबेडकर, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी या महात्मा फूले? चलें तेजी से उत्तर करेंगे। यदि ईश्वर अस्पृश्यता सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के इस रूप को कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। तिलक के सारे स्टेटमेंट जो है दोस्तों आप लोगों पे खूब अच्छे तरीके से बैठ जाते हैं, सारे बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेटमेंट हैं इनके। चलें तो इसमें भी आप लोग जो है लोकमान्य तिलक की बात कर रहे हैं, सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप को कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, ऐसा मानना है आपके किसका? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि विद्यार्थी सिर्फ शैतानी करता है तो विद्यार्थी के ऐसे स्वरूप को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। विद्यार्थी का काम क्या है? कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करना। तो यदि आप कंसंट्रेट नहीं है तो आप विद्यार्थी कहे जाने के योग्य नहीं है। कंसंट्रेशन जो है अपना आप लोग बना के रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी की थी कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम नहीं था। तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें तेजी से उत्तर करिए आप सभी लोग, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूं। थोड़ा सा एक बार प्यार से वीडियो को जो है आप लोग शेयर कर दीजिए और मेरे लिए अपना प्यार लाइक के माध्यम से आप लोग भेज सकते हैं, अपना सपोर्ट लाइक के माध्यम से भेज सकते हैं। तो लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों। चैनल पे जो लोग पहली बार जुड़े हैं उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। चलें, तो जितने सारे लोग इसमें सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे होंगे, सुभाष चंद्र बोस ने जो है दोस्तों इस स्टेटमेंट के लिए सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। जब आपका असहयोग आंदोलन चौरी चौरा हत्याकांड के बाद से महात्मा गांधी ने वापस ले लिया, उसके बाद से जो है इन्होंने कहा था कि इस समय जन उत्साह अपनी चरम पर था और इस समय असहयोग आंदोलन के वापस लेने का जो आदेश है वो राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम नहीं है। साथ ही इन्होंने डिक्टेटरशिप भी कह दिया था, या डिक्टेटर कह दिया था महात्मा गांधी जी को। तो हमेशा याद रखिएगा आप सभी लोग, यदि कभी पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी को डिक्टेटर किसने कहा है तो आप लोग जरूर इसको ध्यान रखिएगा। इंडियन स्ट्रगल बुक जो है उसमें इन्होंने कहा था। चलेंगे, इस स्टेटमेंट की शुरुआत होती है डिक्टेटर का फरमान। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, वे लोग यानी वे लोग कौन? नरमपंथी उन पावों की धूल चाटते हैं जो ठोकर मारते हैं। किसने कहा है भैया? अरे इसमें 2 ही विकल्प दिया हुआ है, एम.एन. राय, बीजी तिलक। चलिए कोई बात नहीं, इसमें जो है वो विकल्प मुझे बढ़ाना पड़ेगा, विकल्प को बढ़ा दिया जाएगा। चलें विकल्प बढ़ा देते हैं। इसमें आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा, नेहरू,
नेहरू, और उसके बाद से चौथा विकल्प आप लोग ले लीजिए सावरकर। चारों में से किसी एक को चुनाव करिए, चुनाव करिएगा, ध्यान से करिएगा, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चार विकल्प हैं, अब चार में से चुनिए, सब दो ही में से आप लोग चुन रहे हैं सब लोग। चलें, तो बीजी तिलक के साथ जाएंगे आप लोग। वे लोग उन पांवों की धूल चाटते हैं जो ठोकर मारते हैं, ये कहा था आपके बीजी तिलक ने। जो लोग इसमें तिलक का चुनाव कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वराज्य ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी, यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू, राधा कृष्णन, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी, यह कथन किसका है? जी, ब्राह्मी खरोष्टी जिस भी लिपि में लिखा है पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। हालांकि मेरी हैंडराइटिंग इतनी बुरी नहीं है, लेकिन ये इस पे लिखना जो है दोस्तों, ग्राफिक्स की वजह से थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आता है। चलेंगे, चलें, तो जो लोग इसमें महात्मा गांधी का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी, या आपके महात्मा गांधी ने कहा है। जो लोग इसमें महात्मा गांधी का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसमें सी विकल्प के साथ ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान किसने दिया? अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान किसने दिया और उसे जन समूह एवं संवर्ग दल बनाया? तेजी से उत्तर करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने संविधान दिया और उससे जन समूह या संवर्ग दल किसने बनाया? आप लोगों को उत्तर करना है। तिलक, गोखले, मोतीलाल नेहरू या गांधी, चारों में से। जी, फ्री में नहीं मिला है, ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। आ जाइए अगले प्रश्न पे। चलें, तो जो लोग इस प्रश्न में जो है दोस्तों फिर से महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के की नीतियों के संदर्भ में बात की जा रही है कि उसको कैसे कार्य करना है, उससे संबंधित जो है वो विधान जो या संविधान किसने दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को? आपके गांधी जी ने दिया था। और उसके बाद से आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है एक काडर के रूप में या एक संवर्ग के रूप में विकसित करने में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे हैं उत्तर सबका सही है। अगला दिया है, भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति के रूप में किसने परिभाषित किया है? उत्तर करेंगे तेजी से। भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति किसने कहा है? मायरोन विनर, पार आलब्रास, अतुल कोहली या मॉरिस जॉन्स? तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, बहुत ही बढ़िया। तो अभाव की राजनीति जब भी शब्द आ जाए तो आप लोग जो है मायरोन विनर या माइनर विनर, जो भी आप लोग पढ़ते हो इनको, मायरोन विनर इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, आप लोग मायरोन विनर के साथ जाएंगे। विनर महोदय ने क्या कहा था? भारतीय राजनीति जो है अभाव की राजनीति है। चले आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया, निम्नलिखित में से किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक एवं उदार विकल्प के रूप में माना है? बौद्ध धर्म मार्क्सवाद के नैतिक एवं उदार विकल्प के रूप में है, किसका कहना था या किसका मानना था? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, बी आर अम्बेडकर या एम एन राय? चारों में से किसी एक को चुन लीजिए, तेजी से उत्तर करिए।
चलें थोड़ा सा स्पीड आप लोग बढ़ाएं। तो जो लोग इसमें बी आर अम्बेडकर की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा किस प्रश्न में ये कैसे होगा? चलिए, तो जो लोग इसमें बी आर अम्बेडकर की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अभाव की राजनीति माइनर विनर नहीं कहा है, किसी के साथ इधर उधर जो है आप लोग उसमें ABCD करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा, उस सदस्य की पहचान करिए। तेजी से उत्तर करेंगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य हैं और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा जो नामित व्यक्ति राज्यपाल होगा वह केंद्र सरकार का एजेंट होगा। किसका स्टेटमेंट है ये? बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है। चलेंगे, आज आप लोग काफी पीछे चल रहे हैं। चलें, तो जो लोग इसमें टीटी कृष्णामाचारी की बात करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। टीटी कृष्णामाचारी ने राज्यपाल को जो है वो केंद्र का एजेंट कहा, तो आप लोग इसमें टीटी कृष्णामाचारी के साथ ही जाएंगे। उत्तर आप सभी लोगों का ये विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथन किसका है? हमारे जीवन में नई रोशनी आई है जो हमें यह सिखा देती है कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं। उत्तर करेंगे तेजी से। हमारे जीवन में नई रोशनी आई है जो हमें यह सीख देती है कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं। उत्तर तेजी से आना चाहिए। चलेंगे, तो इस प्रश्न में जो लोग दादा भाई नौरोजी का चुनाव करेंगे उन सभी का चुनाव जो होगा वो उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि हमारे जीवन में एक नई रोशनी आई है और हमें यह सीख देती है कि राजा जनता के लिए होता है, जनता राजा के लिए नहीं होती है। आप सभी लोग इसमें दादा भाई नौरोजी के लिए अपना चुनाव करेंगे, उत्तर सभी का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि गांधी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बना दिया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तेजी से उत्तर करेंगे। RR दिवाकर, CF एंड्रयूज, GN धवन या लुई फिशर? चलेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे। गांधी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बना दिया, किसका मानना है? तो आपका समय यहाँ पे समाप्त होता है। जो लोग इसमें RR दिवाकर की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग RR दिवाकर के साथ ही जाएंगे, ए विकल्प के साथ। उत्तर सबका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। यदि भारतीय एक होना चाहते हैं और एक समान संस्कृति विकसित करना चाहते हैं तब वह समस्त भारतीयों को अनिवार्य कर्तव्य तब यह समस्त भारतीयों का अनिवार्य कर्तव्य है कि हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं। कोई भी भारतीय जो इस प्रस्ताव को नहीं मानता वह भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं है। निम्नलिखित में से किसने कहा था? BR अम्बेडकर, बाला साहब देवरस, डॉक्टर KM मुंशी, सेठ गोविंद दास? तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए मात्र 15 सेकंड में। आप लोग 15 सेकंड से ज्यादा समय आप लोग नहीं लेंगे इसके लिए। चलें, तो 15 सेकंड का समय आप लोगों का समाप्त हो गया है। जो लोग इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। अन्य किसी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं तो आप सभी लोग जो है वो सावधान हो जाइए। यदि भारतीय एक होना चाहते हैं तो एक समान संस्कृति विकसित करना चाहते हैं तो समस्त भारतीयों का अनिवार्य कर्तव्य होगा कि हिंदी को अपनी
भाषा के रूप में अपनाया, हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाने का सुझाव दिया था किसने? आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। आप लोग ये विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए सुनिश्चित मार्ग है? उत्तर तेजी से करेंगे इस प्रश्न के लिए। जयप्रकाश नारायण, MN राय, BR अम्बेडकर या सावरकर? चारों में से किसी एक को चुन लीजिए और तेजी से उत्तर कर दीजिए। अरे भाई, किसका किस पर दिल आ गया? ये दिल विल ना ले आइए आप लोग, ये बहुत खतरनाक चीज होती है। दिल को अपने बचा के रखिए। चलें, तो जो लोग इसमें फिर से BR अम्बेडकर का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अम्बेडकर जी का कहना है महात्मा गांधी धर्म और राजनीति को जो है वो जोड़ना चाहते थे और इसके विरोधी थे अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी कहते हैं कि धर्म में जो है वो धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष या संभावित तानाशाही के मार्ग को सुनिश्चित करेगी। यह कहते हुए आपके महात्मा गांधी के विचारों की आलोचना जो है वो BR अम्बेडकर ने की थी। आप लोग इसमें BR अम्बेडकर के लिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है कि निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा जाता है कि वे राजनीति में उग्रवादी एवं सामाजिक क्षेत्र में अनुदारवादी थे? गोखले, तिलक, मालवीय या गांधी? चलिए, मैं समझता हूं बीच बीच में आप लोग चाहते हैं कि मैं इधर उधर की बात करूं, लेकिन इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधे टॉपिक पे रहेंगे हम लोग। उत्तर तेजी से करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में उग्रवादी एवं सामाजिक क्षेत्र में अनुदारवादी, तो जो लोग इसमें तिलक की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तिलक के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, VG तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? चलें, बता दीजिए भारत का हीरा किसे कहा था आपके VG तिलक ने? क्या चाहते हैं आप लोग कि मुस्कुराएं भी ना? आप लोगों की बातों को देख के सोचता हूं और उसकी वजह से हंसी आती है। चलिए, भारत का हीरा चलें, तो आपके बाल गंगाधर तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा था। ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा कि भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। किसने कहा था भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले को? तो आपके तिलक ने कहा था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग जो है एकत्रित करके रखेंगे अपने पास। उत्तर डी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया है, संविधान सभा में गांव को भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आधार इकाई बनाने का विरोध किसने किया था? चलेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे। संविधान सभा में गांव को भारत की राजनीतिक व्यवस्था की आधार इकाई बनाने का विरोध किसने किया था दोस्तों? चले, तो जो लोग इसमें BR अम्बेडकर की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। BR अम्बेडकर महोदय जो है वो गांवों को भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आधार इकाई बनाने का विरोध कर रहे थे और गांवों को राजनीतिक इकाई बनाने का आधार इकाई बनाने का समर्थन कौन कर रहा था? तो समर्थन जो है आपके गांधी कर रहे थे और गांधी जी के विरोधी रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि गांधी जी का विरोध कौन कर रहा था? वो आपके अम्बेडकर जी कर रहे थे। दोनों लोग एक दूसरे के
विचारों के विरुद्ध हो जाते थे सामान्यतः। तो आप लोग ध्यान रखेंगे बी विकल्प के लिए सही होगा उत्तर। अगला प्रश्न आपको दिया, निम्नलिखित में से कौन भारत में क्षेत्रीय आंदोलनों को नृजातीय तथा स्व संस्कृति आंदोलन के पदों में वर्गीकृत करता है? तेजी से आप लोग बताएंगे, भारत में क्षेत्रीय आंदोलनों को नृजातीय व स्व संस्कृति आंदोलन किसने कहा था? बेसिकली प्रश्न यह है। चलें, अच्छी बात है, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिए। जी बिल्कुल। तो जो लोग इसमें माइनर विनर की बात कर रहे हैं या माइनर विनर की बात कर रहे हैं, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी लोग इसमें बी विकल्प के साथ जा सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। इन्होंने क्षेत्रीय जो आंदोलन थे दोस्तों, या जिसे जनजातीय आंदोलन आप लोग कहते हैं, इसको इन्होंने नृजातीय या स्व संस्कृति आंदोलन के रूप में परिभाषित किया था आपके माइनर विनर ने। बी विकल्प के लिए उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किसने क्रेप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा? क्रेप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? उत्तर दिनांकित या पोस्ट डेटेड चेक? अरे भाई, थोड़ा सा प्रश्नों पे आप लोग कंसंट्रेट कर लीजिए, ठीक है। सर की स्माइल आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगी, सिलेक्शन आपको आपका कंसंट्रेशन, आपकी अपनी मेहनत दिलाएगी। चलेंगे, पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा है भैया? तेजी से उत्तर कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। तो सभी लोग जो है इस प्रश्न में बी विकल्प की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी की। तो जो लोग इसमें महात्मा गांधी की बात कर रहे होंगे पोस्ट डेटेड चेक के लिए, किसको कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव। कब आया था भैया क्रिप्स प्रस्ताव? तेजी से एक बार कमेंट करके बताएंगे। क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया था? तेजी से उत्तर करके बताएंगे, ईयर बता दीजिए कम से कम आप सभी लोग। चले, 1942 में आया था। इतना समय आप लोग न लगाइए। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था। 11 अप्रैल को जो है वापस चला गया था, 11 अप्रैल 1942 को। 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है, कौन मानता है? तेजी से उत्तर करेंगे। या किसने कहा था? चले, 1942 के लिए उत्तर आ रहा है आप लोगों का। थोड़ा सा आप आज स्ट्रीम जो है वो कुछ आगे पीछे ज़्यादा चल रहा है, कोई बात नहीं है। चलें, तो जो लोग इसमें बात कर रहे होंगे कि महात्मा गांधी का चुनाव कर रहे होंगे, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी स्वयं जो है इस बात को 1936 में एक सभा में बोलते हुए कहा था कि गांधीवाद जैसी जो है वो कोई चीज नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि स्वयं महात्मा गांधी ने ही कहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह थी संसदीय लोकतंत्र, योजना द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता, देश का विभाजन। तेजी से उत्तर करेंगे। ये थोड़ा सा एक इतर प्रश्न हो गया है, आपके स्टेटमेंट से इतर प्रश्न है, लेकिन कोई बात नहीं है। एक बार वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों, जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यदि नियमित रूप से आप हमारी वीडियो देखते हैं, इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन लाइक की संख्या जो है काफी कम रहती है, शेयर तो कम ही रहता है। तो थोड़ा सा लाइक और शेयर पे भी जो है दोस्तों, आप लोग, जो काम मैं आप लोगों को करा रहा हूँ शुरू से, जितने अभी 7-8 वीडियो हुई है स्टेटमेंट की, आगे 5-6 वीडियो और कराऊंगा। 10 से 15 वीडियो में आपके सारे स्टेटमेंट
जितने सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं, इसके बाद आपको स्टेटमेंट के लिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कार्य आपको कोई करा के देगा नहीं, मैं आप लोगों को इकट्ठे दे रहा हूं। और एक और कमिटमेंट आप लोगों से कर रहा हूं कि ये सारे स्टेटमेंट की वीडियो जितनी भी हो रही है, 8, 10, 15 या जितने भी स्टेटमेंट इकट्ठा हो रहे हैं, इन सारे स्टेटमेंट को मैं एक बार आप लोगों को एक मैराथन क्लास में कराऊंगा और पूरी तेजी के साथ कराऊंगा कि एग्जामिनेशन के पहले कम से कम उसको 5-6 घंटे की एक मैराथन क्लास होगी और पूरे स्पीड के साथ होगी। उसमें मौका नहीं रहेगा आप लोगों को सोचने का। वो सिर्फ इसलिए होगी कि एग्जामिनेशन टाइम में या जब एग्जामिनेशन आपका नजदीक हो तो अपने पूरे सिलेबस के स्टेटमेंट को एक बार आप लोग जो है वो कर पाए, रिवाइज कर पाए। तो ये कार्य मैं आप लोगों को करा रहा हूं, आगे भी कराऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मैं वो सारा कार्य करूंगा जो आपको आपकी सफलता तक लेके जा सकता हो। बस थोड़ा सा आप लोगों को मेरा सपोर्ट करने की जरूरत है कि आप लोग जो है दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, थोड़ी सी अपनी संख्या बढ़ाने का, मेरी एनर्जी बढ़ाने का आप लोग जो है कार्य करिए। चलिए, तो जो लोग इसमें पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता पे अपना जो है दोस्तों विकल्प चुन रहे होंगे सी विकल्प का, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी लोग उत्तर सी विकल्प के लिए करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, किसके अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंड जाल में अंतर गुंफित 3 विशिष्ट तत्वों के रूप में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र तथा सामाजिक क्रांति के लक्ष्य त्रयी को प्राप्त करना है। तेजी से उत्तर करेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे इसके लिए। WH मॉरिस जोन्स, रजनी कोठारी, ग्रैनविल ऑस्टिन, सुनील खिलनानी, किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर कर दीजिएगा। चले, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इस प्रश्न में ग्रैनविल ऑस्टिन का चुनाव कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग ग्रैनविल ऑस्टिन के साथ जाएंगे, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में यह निर्णय किया कि संसद भारतीय संविधान के मौलिक स्वरूप को संशोधित नहीं कर सकती है? तेजी से उत्तर करेंगे। ये आपके सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट ही समझ लीजिए इसको, कि किस बात में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मौलिक स्वरूप को जो है वो परिवर्तित या संशोधित नहीं कर सकती है। उत्तर तेजी से करेंगे आप सभी लोग। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय गणराज्य 1952। किसी एक विकल्प का चुनाव करिए। अनुपम जी एक माफ करेंगे, अभिनंदन जी एक बार उत्तर करेंगे तो भी मैं आप लोग का उत्तर जो है वो देख जाऊंगा, बार बार आपको उत्तर करने की जरूरत नहीं है। चलेंगे, इस प्रश्न पे आएंगे आप सभी लोग। क्या दिया है, मौलिक स्वरूप। तो मौलिक स्वरूप को जो है वो नष्ट किए बिना कोई संशोधन किया जा सकता है भारतीय संविधान में, यह निर्णय दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आपके सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप लोग इसमें बी विकल्प का चुनाव करेंगे, जिसे मूल ढांचे का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आप लोग इसमें बी विकल्प का चुनाव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान संशोधन किया जाता है, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, शर्त यह है कि मूल ढांचा जो है या इसका जो मूल स्वरूप है संविधान का वो नष्ट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। किसने कहा था दोस्तों? चलें, तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलिए सुरेश जी, गुड इवनिंग। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन किसने बताया था?
चलेंगे, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें कैसीवियर की बात करेंगे क्षमा चाहता हूं क्षमा चाहता हूं। जो लोग इसमें कैसीवियर की बात करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान ना अधिक कठोर है और ना ही अधिक लचीला है, या दोनों के बीच जो है एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। स्टेटमेंट आपके कैसीवियर का है। उत्तर आप लोगों का ए विकल्प के लिए सही होगा। अच्छा, अभिनंदन चौरसिया जी जो है एक उत्तर जब तक 3-4 बार नहीं दे लेते हैं तब तक उनको जो है उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती है। कोई बात नहीं है, संतुष्ट होना चाहिए व्यक्ति को, संतुष्टि सबसे आवश्यक है। चलेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को अर्धसंघात्मक रूप में परिभाषित किया है? उत्तर तेजी से करेंगे आप सभी लोग दोस्तों। अर्धसंघात्मक रूप में, बस सावधानी ये रखिएगा कि एग्जाम में एक ही विकल्प को जो है वो एक ही गोले को काला करिएगा। खुशी से जो है वो ओत प्रोत होके 2-3 गोले को काला मत कर दीजिएगा। यहाँ पे 3 बार 4 बार उत्तर देंगे, कोई समस्या नहीं है। बाकी लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं जब एक ही आदमी का उत्तर बार बार आता है। तो परीक्षा में आपके लिए जो है दोस्तों ये सुझाव है कि कोई प्रश्न आ रहा हो तो ज्यादा खुशी से उछलने की जरूरत नहीं होती है। ये कई बार 3-4 प्रश्न का गोला एक ही प्रश्न के विकल्प से काला कर दीजिए। चलेंगे, तो जो लोग इसमें एक बार फिर से अर्धसंघात्मक कहा है, भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक रूप में परिभाषित करने की का जो कार्य किया है वो आपके कैसीवियर ने किया है। जो लोग इसमें कैसीवियर की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत को मृदु राज्य किसने कहा था? भारत को मृदु राज्य किसने कहा था दोस्तों? उत्तर करना है तेजी से। और मृदु राज्य किसे कहा जाता है? किसने कहा था और किसे कहा जाता है मृदु राज्य? आप लोग बताएंगे। चलें, किसे कहते हैं मृदु राज्य? किसी ने उत्तर नहीं किया है। हालांकि ये विकल्प का चुनाव आप लोग कर रहे हैं, गुरनार मेडल की बात कर रहे हैं आप सभी लोग। तो जितने लोग गुरनार मेडल की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसमें ए विकल्प के साथ जाएंगे। मृदु राज्य जो है दोस्तों, गुरनार मेडल ने कहा था कि भारत के पास जो है वो क्या नहीं है, तो हथियार यानी अस्त्र शस्त्र नहीं है, लेकिन भारत जो है वो सांस्कृतिक दृष्टि से, भारत की यदि बात की जाए आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। तो सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, लेकिन हथियारों के मामले में जो है वो संपन्न नहीं है, इसलिए भारत को मृदु राज्य बताया था आपके गुरनार मेडल ने। आप लोग ये विकल्प के साथ जाएंगे, उत्तर आप सभी का बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, निम्नलिखित में से किसने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा? निर्बल शक्तिशाली राज्य, तेजी से उत्तर करेंगे। जी नहीं, कठोरता के आधार पर नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक संपन्नता की वजह से और हथियारों में कमी की वजह से जो है दोस्तों के संदर्भ में इन्होंने कहा था। चलिए, तरह तरह की समस्या वाले जो है वो विद्यार्थी हैं, कुछ लोगों को जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है। चलेंगे, जो लोग इसमें लॉर्ड एंग सुसान रुडोल्फ की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। निर्बल एवं शक्तिशाली राज्य भारत को कहा था किसने? लॉर्ड एंग सुसान रुडोल्फ ने। उत्तर आपका ये विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से, अच्छा जी अभी क्या है अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से किसने भारत को लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहा?
लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य, तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। पाल ब्रास, जेम्स मैनर, क्रिस्टोफर जेफरलॉट और अतुल कोहली। चलेंगे, लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य किसने कहा है? चलिए ठीक है, तो जो लोग इसमें जेम्स मैनर की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहा है आपके भारत को जेम्स मैनर ने। जो लोग इसमें जेम्स मैनर का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग जेम्स मैनर के साथ ही जाएंगे। जी नहीं, ब्रास के साथ नहीं जाना है, आप लोगों को जेम्स मैनर के साथ जाना है, जेम्स मैनर ने कहा था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सब लोग ये विकल्प धड़ल्ले से, ये विकल्प एक लोगों ने ये विकल्प कह दिया तो बाकी लोग जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य जेम्स मैनर ने कहा है। सभी लोग जो है वो धड़ाधड़ जो है वो ये विकल्प का चुनाव किए जा रहे हैं। दिमाग को खोल के रखिए, आंख को खोल के नहीं, दिमाग का खुला रहना ज्यादा जरूरी है। दिमाग खोल के नहीं रहते हैं आप लोग, आंख खोल के रहते हैं कौन क्या उत्तर दे रहा है। किसने बताया कि धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द धार्मिक है, परंतु भारत में धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द सांप्रदायिक है? चलें तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। कृपया क्लास में इधर उधर की बात न करें, आंसर दें बस आप लोग। आंसर के अलावा इधर उधर ज्यादा आप लोगों को क्लास के बाद में बात कर लेंगे। जो कुछ भी आप लोगों की समस्या होगी उसको सुलझा दिया जाएगा क्लास के बाद। अभी आप लोग आंसर पे ध्यान दीजिए। किसने बताया कि धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द धार्मिक है, परंतु भारत में धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द सांप्रदायिक है? चलें, तो जो लोग इसमें थॉमस पैंथम की बात कर रहे होंगे, थॉमस पैंथम ने जो है दोस्तों कहा था कि भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का विलोम जो है वो सांप्रदायिक है। उत्तर आप लोगों का जो होगा इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही होगा। चलिए, पैंथम है, पंथम लिखा हुआ है, उससे आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे नाम जो हैं वो अंग्रेजों के हैं और हिंदी में ट्रांसलेट करने में जो है इन लोगों को काफी समस्या होती है। तो कोई पैंथम लिखता है, कोई पांथम लिखता है, कोई पथम लिखता है, कुछ भी लिख देते हैं ये लोग, जो मन करता है इन लोगों को। तो आप लोग इसमें जो है वो डी विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संबंध में संविधान सभा में किसने कहा था कि हम जबकि चाहते हैं यह संविधान ठोस एवं इतना स्थायी जितना हम संरचना के रूप में इसे बना सकते हैं, फिर भी संविधानों में कोई स्थायित्व नहीं होता है। यदि हम किसी को जड़ तथा अस्थायी बना देते हैं, आप राष्ट्र की प्रगति, जीवित लोगों के विकास को रोक देते हैं। किसने कहा है? चलिए ठीक है, तेजी से उत्तर करिए आप सभी लोग। अंबेडकर, नेहरू, पटेल या राजेंद्र प्रसाद? चलें, अभी आप लोगों को मिल रही है स्ट्रीम क्लियर? अभी मिल रही है स्ट्रीम, एक बार तेजी से। अच्छा जी, नाउ क्लियर। चलें तेजी से उत्तर करेंगे। किसके संदर्भ में कहा गया है दोस्तों कि हम संविधान के अंतर्गत हैं, लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश बताते हैं। तो ये साथ में आप लोग बताएंगे किसका स्टेटमेंट है और किसके संदर्भ में कहा गया है।
चलें तेजी से उत्तर करेंगे। चलिए, तो आप सभी को पता है दोस्तों, ये स्टेटमेंट भारत और अमेरिका दोनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को विकल्प में भारत दिया हुआ है, चूंकि भारत में संविधान की व्याख्या की अंतिम जिम्मेदारी जो है वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो न्यायाधीश हमें जो संविधान बताएंगे, जो उसकी व्याख्या करेंगे, वही हम लोग जानते हैं। किसने कहा था? एक बार तेजी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। चलिए, तो जो लोग ह्यूज की बात कर रहे हैं उन सभी का जो होगा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्टिस ह्यूज ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला स्टेटमेंट है, निम्नलिखित में किसने संविधान सभा में यह घोषित किया था कि भारत का संविधान समय तथा परिस्थितियों के अनुसार संघात्मक और एकात्मक दोनों हो सकता है? तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। भारत का संविधान समय तथा परिस्थितियों के अनुसार संघात्मक और एकात्मक दोनों हो सकता है, किसने कहा है? चलें, तो जो लोग इसमें बी आर अम्बेडकर का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का संविधान जो है वो किसके अनुसार हो सकता है? समय तथा परिस्थितियों के अनुसार संघात्मक भी हो सकता है और एकात्मक भी हो सकता है। संविधान की विशेषता जो है अम्बेडकर महोदय ने बताई थी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित किया है? भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद किसने कहा भैया? तेजी से उत्तर कर दीजिए आप सभी लोग इस प्रश्न के लिए। चले, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें ग्रेनविल ऑस्टिन की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। ग्रेनविल ऑस्टिन महोदय ने कहा था कि भारतीय संघवाद को क्या? सहयोगी संघवाद। उत्तर आप सभी लोगों का ए विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग इसमें ए विकल्प के साथ यानी ग्रेनविल ऑस्टिन के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किसने भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किया है? चलें, धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में वर्णन किसने किया है भैया भारतीय पूंजीवाद का? तेजी से उत्तर करेंगे। VKRV राव, जे भगवती, अमर्त्य सेन, राजकृष्ण। चलें, उत्तर तेजी से करेंगे। चले, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें राजकृष्ण की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजकृष्ण महोदय ने जो है दोस्तों, ये आपके दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो है प्रोफेसर हैं, और साथ ही जो है दोस्तों हिंदू विकास दर की अवधारणा जो आप लोग पढ़ते हैं वो इनके द्वारा दी गई इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती है। फिलहाल इसमें चलें, थोड़ी बहुत कुछ जो है वो दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है जिसकी वजह से बार बार क्लास जो है वो डिस्कनेक्ट हो रही है। चलिए, आसिफ जी कह रहे हैं सर अपने मोबाइल को क्या करते हैं, निभा दो। समझ नहीं पाया आपकी बात को आसिफ जी। चलिए ठीक है, तो
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी दोस्तों। और बाकी जो लोग पढ़ने के लिए नहीं आते हैं उनकी बातों पे आप लोग रिएक्ट ना किया करिए। जो लोग हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ते हैं या नियमित रूप से एक स्ट्रेटजी के तहत आप लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये मेरा सुझाव है। मैं सबको सुझाव नहीं दे सकता यहाँ से बैठ के, आप लोगों को ये सुझाव दे सकता हूँ कि जो लोग क्लास में पढ़ाई के अलावा इधर उधर बातें करते हैं या क्लास में उनका उद्देश्य कुछ और होता है, जब आप लोग उस पर रिएक्ट करेंगे, जब आप लोग उस पर बात करेंगे, उनकी बातों का जवाब देंगे, तो मुझे भी जो है वो किसी न किसी तरीके से उस पर हस्तक्षेप करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो सबको जो है दोस्तों अपने बराबर नहीं बिठाना चाहिए, ठीक है। कुछ होते हैं असामाजिक लोग जिनको क्लास में कुछ और ही करना होता है, वो जीवन भर दोस्तों आज जो मजा ले रहा है ना,